हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर कॉमर्स के सिलेबस की। तो हमारा जो सिलेबस है कॉमर्स का, वैसे तो मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो दिया था जिसमें नोटिफिकेशन की कुछ बातें करी थी, पैटर्न आपके साथ डिस्कस किया था, वहां पे सिलेबस भी मोटा मोटी तो डिस्कस किया था। बट इस सिलेबस को आज हम और डिटेल में समझने वाले हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे कॉमर्स का सिलेबस क्या है, क्या क्या पार्ट्स इसके अंदर हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स पे सवाल आएंगे और कैसे कैसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। देखो, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो तो आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि आपको पढ़ना क्या है, किस लेवल तक पढ़ना है। तो मैं सिलेबस के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ साथ दिखाता रहूंगा कि किस टॉपिक से कैसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में, ताकि आपको एक अच्छा सा क्लैरिटी मिल जाए सिलेबस को लेकर। और फिर जहां मर्जी से आप पढ़ाई कर लो, आपका जो पढ़ाई है एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो जाएगा, सिलेबस ओरिएंटेड हो जाएगा। आइए फटाफट से हमारा जो आज का डिस्कशन है वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, बात करते हैं जी सिलेबस फॉर पेपर टू कॉमर्स की। तो यहाँ से 150 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। और अगर आप ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे, जो हमने आपके साथ जो नोटिफिकेशन वाला वीडियो था उसके अंदर भी डिस्कस किया था, तो उस सिलेबस के अंदर आपके चार पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। पार्ट वन आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, यानी कि 11-12 वाला पार्ट है। पार्ट टू है ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि बीकॉम वाले जो लेवल के सवाल हैं वो आएंगे। और पार्ट थ्री आपका है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि एमकॉम वाला जो कुछ टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने डाले होंगे। और पार्ट नंबर 4 है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो पेपर टू कॉमर्स के अंदर भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक पार्ट डाला हुआ है, जिससे आपको एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब देखो, ये पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री ऐसे का जो सिलेबस है वो तो साइड पे दिया हुआ है, आप देख लेंगे। बट आपको समझाने के लिए और थोड़ा सा बेहतर ये रहेगा कि मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको सवाल आने वाले हैं, और वो सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से आपको सवाल आने वाले, ताकि आप प्रिपरेशन करें, कहीं से भी करें, कोई भी किताबों से करें, चाहे हमारे कोर्स से करें, तो आपको थोड़ा सा इजी लगे आपके प्रिपरेशन को करना। जब आपको सब्जेक्ट वाइज पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो ये भी पता होना चाहिए कि अरे अपने को सब्जेक्ट पढ़ना है मार्केटिंग, और ये भी पता होना चाहिए कि मार्केटिंग में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अदरवाइज आप पूरा मार्केटिंग पढ़ने बैठ जाओगे तो वो आपके लिए इस एग्जाम के लिए तो रेलिवेंट नहीं है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग से सवाल आएंगे, आपको बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट के सवाल होंगे, लॉस के सवाल होंगे, बैंकिंग के होंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के होंगे, मार्केटिंग, एचआरएम, स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, ऑडिटिंग और एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये सब से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कॉस्टिंग भी है जहां से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके इन सभी टॉपिक्स पे चलते हैं, देखते हैं कौन से टॉपिक्स पे सवाल आते हैं, और कुछ सवाल भी आपको दिखाता हूं कि कैसे सवाल इस पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से। तो क्लास 11th की जो आपकी अकाउंटिंग की बुक है, मेनली वहां पे ये आपके टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग से शुरुआत होगी, जिसमें आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग के डिफरेंट प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स वगैरह क्या होते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपकी जो अलग अलग सब्सिडरी बुक्स मेंटेन की जाती हैं, परचेज बुक है, सेल बुक है, कैश बुक है, जर्नल प्रॉपर है, वो सब के बारे में पता होना चाहिए। जर्नल एंट्रीज कैसे करते हो, ये सब चीजें, फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं, बैलेंस शीट, पीएल, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब कैसे बनाए जाते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे होती हैं, जैसे आपकी क्लोजिंग स्टॉक की है, कोई प्रोविजन की है, तो सब एडजस्टमेंट एंट्रीज आप कैसे करते हैं, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो वो सब चीजें। ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत में कैसे एंट्री डलती है, साल के शुरू में कैसे ओपनिंग बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, और साल के एंड में कैसे सारे जो अकाउंट्स हैं उनको क्लोज किया जाता है, कैसे एंट्रीज करी जाती है, वो पता होना चाहिए। इसके बाद ट्रायल बैलेंस का पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या मेथड्स हैं इसको बनाने के, और कई बार कुछ एरर्स हो जाते हैं और एरर्स को रेक्टिफाई कैसे किया जाता है। अलग अलग तरीके के एरर्स होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन है, कमीशन है, प्रिंसिपल है, कंपनसेटिंग एरर्स भी होते हैं कुछ, तो कैसे आप उन्हें रेक्टिफाई करेंगे। इसके बाद डेप्रीसिएशन का टॉपिक है, डेप्रीसिएशन क्या होता है, क्या क्या मेथड्स हैं डेप्रीसिएशन चार्ज करने के, इसके अकाउंटिंग किस तरीके से करी जाती है। प्रोविजंस और रिजर्व्स, तो हम डिफरेंट प्रोविजंस बनाते हैं, रिजर्व्स भी बनाते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे अकाउंटिंग करी जाती है, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के अंदर भी अब कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इसके फायदे हैं, नुकसान हैं, क्या क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास रहते हैं, तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए।
अगर आप कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हालांकि बेसिक्स का ही टॉपिक है ये हमारा, तो सवाल थोड़े से बेसिक लेवल के ही होंगे, आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेंगे, बट कंसेप्ट तो आपसे पूछे ही जाएंगे, जैसे डेप्रिसिएशन के मेथड वगैरह आपसे पूछे, एंट्री आपसे पूछी, और साथ ही साथ आपको कुछ फैक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं। कुछ फैक्ट्स जैसे आपसे पूछ लिया कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है किसने इवॉल्व किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे किसका नाम आपको टिक करना है। तो जो भी फैक्ट्स आएंगे, लोगों के नाम आएंगे, ऑथर्स आएंगे, डेफिनेशंस आएंगी, किताबें आएंगी किसने लिखी हैं, तो ये सारी चीजें आपके इस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको इन पे फोकस भी करना पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा सा एडवांस्ड अकाउंटिंग के टॉपिक्स पे भी आपको नजर लगवाते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपने शायद क्लास 12th के अंदर पढ़े होंगे या उसके बाद आपने पढ़े होंगे। इसके अंदर आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग का टॉपिक आता है, तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वो सारी चीजें पार्टनरशिप अकाउंटिंग से जुड़ी हुई, गुडविल वगैरह, वो सब चीजें आपको कवर अप करनी है। कंपनी अकाउंट्स, देखो कंपनी अकाउंट्स के अंदर आपका शेयर्स वाला पार्ट भी है और डिबेंचर्स वाला पार्ट भी है। तो शेयर्स को कैसे आप इशू करते हो, फोरफीट करते हो, री इशू करते हो, कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करते हो अमाउंट को, और इसके अलावा जो आपके डिबेंचर्स होते हैं आप उनको कैसे इशू करते हो, कैसे डिबेंचर्स का रिडम्पशन होता है, आपको डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हमारी बैलेंस शीट और पीएल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से बनाई जाती हैं, कंपनीज एक्ट का जो फॉर्मेट वगैरह दे रखा है उसे भी आपको एक बार देखना चाहिए। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अलग अलग टूल्स होते हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसमें आपका कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स बनती हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होती हैं, रेशो एनालिसिस एक बहुत बड़ा टूल है। रेशो एनालिसिस हालांकि आपके सिलेबस में तो मेंशन्ड नहीं है, बट आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे तो वहां पे डेफिनेटली सवाल आपको यहां से देखने को मिलेंगे, तो रेशो एनालिसिस भी आपको करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो इन्होंने सीधा सीधा मेंशन कर दिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ना है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट से तो आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे तो कई सारे सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कुछ सवाल इन टॉपिक से आप नीचे देख भी सकते हैं, जैसे आपको शेयर इशू की एंट्री को पूछा गया, कैश फ्लो को लेकर पूछा गया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को लेकर सवाल पूछा गया, कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप के अंदर कैसे बनता है उसके ऊपर ये सब सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपकी जो नॉलेज है वो इन टॉपिक्स के ऊपर अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी आप इन सवालों को हैंडल कर पाओगे। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब अगला टॉपिक है जी बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट का, और इसी में एचआरएम का भी एक कंपोनेंट है। और इसके अंदर एक तो शुरू के अंदर आपका जो क्लास 11 के अंदर बिजनेस स्टडीज के अंदर चीजें पढ़ाई जाती है ना, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, बिजनेस कैसे अलग होता है प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट से, तो बेसिक चीजें पढ़नी है। और हमारी जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो ये सारी चीजें आपको कवर अप करनी पड़ेगी। देखो जो सिलेबस है उसके अंदर एक एक वर्ड लिखा हुआ केवल वही नहीं पढ़ना, आसपास की चीजें भी आपको पढ़ लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोल, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो अभी जॉइंट हिंदू फैमिली यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, एचयूएफ के बारे में लिखा नहीं हुआ, बट अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो सवाल आ रखा है, जॉइंट हिंदू फैमिली पे भी पूछा हुआ है। तो आपको आसपास के जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के उनको भी कवर अप कर लेना चाहिए एज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसके बाद आपके जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा प्रिंसिपल किसने दिया, कौन सी थ्योरी किसने दी, मैनेजमेंट के थिंकर्स हमारे जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। मैनेजमेंट के जो आपके फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अब इनके बारे में भी आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आपको डिटेल में करके जानी चाहिए। जैसे अगर मैं स्टाफिंग की बात करता हूँ तो इसी के अंदर एक कंपोनेंट आ जाता है एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। इसमें आपका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब चीजें आ जाती हैं, तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। साथ ही डायरेक्टिंग की अगर मैं बात करता हूं तो डायरेक्टिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, आपका लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, ये सब डायरेक्टिंग में तो आ जाता है, तो उसके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज जरूर अटेन करके जानी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देखो कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज अटेन करके नहीं जानी है, इसका मीनिंग, स्कोप, रोल और फंक्शन ही आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, और जितना पार्ट आपका स्टाफिंग से जुड़ा हुआ है उतना वाला पार्ट आप कवर अप करके जा सकते हैं। कुछ बहुत ज्यादा डीप में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की किताब खरीद के पढ़ने की आपको जरूरत यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, क्या उसकी नेचर है, इसको लेकर भी आपसे सवाल पूछने को मिल सकता है। और एक टॉपिक है रीसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट का, जो कि बहुत ही ओपन टॉपिक है, कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है और इसे इस टॉपिक में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं क्वालिटी सर्कल्स की, मैं बात करूं आपकी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की, तो ऐसी कुछ टर्म्स हो सकता है कि इसके दायरे में आ जाए। तो जो भी आपको लग रहा है कि अलग अलग सी टर्म्स हैं उनकी नॉलेज भी आपको जरूर अटेन करनी चाहिए।
चलिए, तो इसके बाद हमारे पास आता है जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके दो ही ब्रॉड टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। एक है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आप जानते हैं कि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसके अंदर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तो पढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ईओक्यू कैलकुलेशन, वो सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा कैश मैनेजमेंट भी आ जाता है इसके अंदर, रिसीवेबल मैनेजमेंट भी इसके अंदर आ जाता है। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही वाइड टॉपिक बन जाता है ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। इसके बाद है कैपिटल बस्टिंग। तो कैपिटल बस्टिंग के ऊपर भी आपको कई सवाल देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, जैसे पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए सवाल पूछा गया था एक एग्जामिनेशन में, आईआरआर को लेकर सवाल पूछा गया था। तो जो भी आपके कैपिटल बस्टिंग के टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उनके बारे में भी आपको पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इस पेपर के अंदर आपको न्यूमेरिकल सवाल भी देखने को मिलेंगे, थ्योरेटिकल भी देखने को मिलेंगे, तो दोनों को ही आपको कवर अप करके चलना होगा। चलिए, अगला हमारे पास टॉपिक बनता है जी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। तो यहाँ पे आपको बेसिक बैंकिंग से जुड़ी हुई बातें पता होनी चाहिए। इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम की प्रॉब्लम्स और रिफॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक टॉपिक है कैपिटल मार्केट एंड इट्स टाइप्स, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट आ जाती है। बेसिकली आपका शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जिसको हम यहाँ पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं या फाइनेंस में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सवाल देखेंगे तो बेसिक सवाल आपसे पूछे गए, भैया आरबीआई कब बना था, तो ऐसे फैक्चुअल सवाल आपको पढ़ने पड़ेंगे। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स जो हुए कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुए, कब वो कमेटी आई थी, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कैपिटल मार्केट क्या होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क क्या होता है, कौन सा बैंक कब बना था, जैसे यहाँ पे आपका एक्सिम बैंक कब बना था, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे कवर अप करने पड़ेंगे। चलिए, अगला टॉपिक है जी मार्केटिंग मैनेजमेंट का। यहाँ पे बेसिक मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए। मार्केटिंग का जो एवोल्यूशन है, मार्केटिंग के जो अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, प्रोडक्शन कंसेप्ट, सेल कंसेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, तो ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए किस तरीके से इवॉल्व हुए। बाकी आपके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं मार्केटिंग को लेकर, जो भी आपके इंपॉर्टेंट ऑथर्स रहे हैं, जैसे किसने 4 Ps ऑफ मार्केटिंग की सबसे पहले बात करी, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। बाकी कंज्यूमर बिहेवियर का भी आपको टॉपिक यहाँ पे इंक्लूडेड है, मार्केटिंग रिसर्च का भी टॉपिक इंक्लूडेड है, और रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग, ये भी आपको यहाँ पे कवर अप करके जाना होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं स्टेटिस्टिक्स के ऊपर। अब स्टेटिस्टिक्स कोई बहुत ज्यादा तो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, बट कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, ब्रॉडली 4 टॉपिक्स है जो यहाँ पे इंक्लूडेड है। यहाँ पे आपका एक तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक है, जिसके अंदर आपको मीन, मीडियन, मोड, ये पढ़ के जाना होगा। और मीन के अंदर भी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये पढ़ के जाना होगा जी। इसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आप जानते हैं आपका रेंज आता है, आपका क्वार्टाइल डेफिनेशन आ जाता है, मीन डेविएशन आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो ये सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आपको करके जाने हैं। और इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर्स, तो इंडेक्स नंबर्स के ऊपर भी आपको यहाँ पे सवाल देखने को मिल सकता है। एंड इसके अलावा जो टॉपिक इंक्लूडेड है जी, वो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक इंक्लूडेड है यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी के जो फॉर्मूलाज हैं या प्रोबेबिलिटी को लेकर कुछ न्यूमेरिकल सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसके फॉर्मूलाज जो है वो याद करने आपको यहाँ पे पड़ेंगे। तो स्टेटिस्टिक्स के कोरिलेशन, रिग्रेशन वगैरह वाले टॉपिक्स तो इंक्लूड नहीं किए इन्होंने, बट काफी सारे ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड कर दिए जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अब अगला टॉपिक हमारे पास है इकोनॉमिक्स का। और इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है जी बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट का टॉपिक है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है, तो यहाँ पे जो भी आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। और कई बार जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं रूरल डेवलपमेंट या एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए, उन पे भी सवाल आ जाता है, तो उनको भी एक बार देख लेना। नेशनल इनकम के ऊपर भी आपको कुछ सवाल आ जाते हैं, नेशनल इनकम की डेफिनेशन कैसे मेजर करते हैं, और नेशनल इनकम एक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर से कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद डिमांड और डिमांड फोरकास्टिंग का टॉपिक भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। ये वाला जो टॉपिक है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका टॉपिक हो गया, ऊपर वाले तो सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के हो गए, ये लास्ट वाला आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो गया। तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में भी आपको बेसिक चीजें कवर अप करके जानी होंगी, डिमांड की कैसे फोरकास्टिंग कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें प्यारे दोस्तों आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि काफी फैक्चुअल सवाल भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कौन सी एजेंसी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है, ऐसा पूछा गया। और जैसे आप जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इट स्टार्टेड मेनली एज अ प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्स बनाए जाते थे,
और ये प्लानिंग का सिस्टम हमने कहां से बोरो किया, ऐसी चीज पूछी। डिमांड की डेफिनेशन देके पूछा कि ये डेफिनेशन किसने दी थी। तो ऐसे फैक्चुअल सवालों के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर सवाल आपको ऐसे डायरेक्ट ही यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। तो कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्टिंग क्या है, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के, तो ये आपको पता होने चाहिए। जैसे डायरेक्ट मटेरियल में क्या आएगा, डायरेक्ट लेबर में क्या आएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंदर क्या आएगा, सेलिंग ओवरहेड के अंदर क्या आएगा। तो ये सारे आपको जो क्लासिफिकेशन है ना, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे होना चाहिए। बाकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग के हमारे पास अलग अलग टूल्स, मेथड्स होते हैं, तो वो मेथड्स को लेकर भी बेसिक सवाल आपसे पूछ सकता है। कोई बहुत डीप तो नहीं पूछेंगे, बट हाँ बेसिक जानकारी आपको सभी मेथड्स की होनी चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, जॉब है, प्रोसेस है, स्टैंडर्ड है, तो बस बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये होते हैं। इनको और डिटेल में कवर करने जाओगे तो वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है और डिटेल में सवाल भी नहीं आ रहा है, तो इतना डीप आपको करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ बेसिक बेसिक जानकारी आप जरूर ले सकते हो। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी बात करते हैं ऑडिटिंग की। तो ऑडिटिंग तो शुरू होती ही खत्म हो जाता है। ऑडिटिंग में केवल इतना लिखा हुआ है, ऑडिटिंग मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑडिटिंग क्या है, क्या ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसी को लेकर ज्यादातर सवाल आता है। जैसे पूछा गया ये स्टेटमेंट है, ऑडिटर इज वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड, ये स्टेटमेंट कौन से केस लॉ से जुड़ी हुई है, इनमें से कौन सा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, कौन से इंस्टीट्यूशन ने स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग यहाँ पे इंडिया में फ्रेम की, इशू किए। ऐसे सीधे सीधे आपको सवाल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कोई बहुत ज्यादा डीप नेचर के सवाल ऑडिटिंग से आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलने वाले हैं। अगला टॉपिक है जी पब्लिक फाइनेंस का। तो पब्लिक फाइनेंस आपको पता होना चाहिए। तो पब्लिक फाइनेंस बेसिकली सरकार का फाइनेंस है। अब सरकार के फाइनेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर आपका पब्लिक रेवेन्यू भी आ जाता है कि सरकार को रेवेन्यू कैसे हो रहा है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी होता है कि सरकार का खर्चा कैसे हो रहा है, कैसे उसे मैनेज कर रही है। तो ये वाले जो पार्ट्स है वो कवर अप करने पड़ते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका बजट। तो बजट जो है वो किस तरीके से बनता है, क्या उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात भी होती है कि बजट के अंदर हमारा डेफिसिट हो गया, अब हमारे खर्चे ज्यादा है, आमदनी उतनी रही है, तो डेफिसिट हो गया। अब उसे कैसे फाइनेंस करेंगे, कैसे फिस्कल मैनेजमेंट करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ से भी कई फैक्चुअल सवाल आपको देखने को मिलते हैं। जैसे पब्लिक फाइनेंस में एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रहता है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का। ये प्रिंसिपल किसने दिया आपसे पूछा जा रहा है। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन कितने दिए थे एडम स्मिथ ने। ये सवाल भी ऐसे सीधा सीधा आपसे फैक्चुअल सवाल पूछा गया। तो इस तरीके के सवाल आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी अगला टॉपिक हमारे पास बनता है जी बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े हुए सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो हमारी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें जो मेन रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले थे वो 1991 में देखने को मिले थे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये 1991 वाली ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया की फॉरेन ट्रेड के बारे में पता होना चाहिए। वॉल्यूम, कॉम्पोजिशन, डायरेक्शन, एक्सपोर्ट, प्रमोशन को लेकर गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव लेकर आ रही है, हमारी जो लेटेस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके बारे में पता होना चाहिए। हमारा कौन से देश के साथ फॉरेन ट्रेड ज्यादा है, कौन सी कमोडिटीज का ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, किसका ज्यादा इंपोर्ट होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, ये इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर वैसे यहाँ पे ज्यादा सिलेबस में जोर नहीं दिया गया है, बट अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर देखते हो तो उससे आपको क्लैरिटी मिलती है कि बेसिक इंटरनेशनल बिजनेस भी आपको कवर अप करना रहेगा। जैसे यहाँ पे पूछा गया परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी किसने दी थी, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी पूछी जा रही है, इनकी थ्योरीज पूछी जा रही है रिकार्डो की, तो ये स्टेटमेंट पूछी जा रही है किसने दी थी। डब्ल्यूटीओ के बारे में बेसिक चीजें पूछी जा रही है। तो बेसिक बेसिक सवाल इंटरनेशनल बिजनेस के भी पूछ सकते हैं, तो बेसिक नॉलेज अटेन करके जरूर आपको जाना चाहिए। चलिए अगला टॉपिक बनते हैं जी बिजनेस लॉस का। अब बिजनेस लॉस के अंदर हमारे पास दो ही कानून हैं जो कवर अप करके जाने हैं। एक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें सेक्शन 1 से लेकर 75 तक आपको कवर अप करने हैं। यानी कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक सेक्शन है वही कवर अप करके जाने हैं। जो हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है, आपका प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट है, इंडेमनिटी का, गारंटी का, तो वो सब स्पेशल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स कवर अप करके नहीं जाने हैं। जो सेक्शन 1 से 75 तक केवल बेसिक कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पार्ट आता है, आपको वही कवर अप करके जाना है। तो बेसिक डेफिनेशंस वगैरह, सेक्शंस वगैरह भी यहाँ पे आपसे पूछ लेते हैं, डेट्स वगैरह पूछ लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो नया वाला लॉ है
उस पे भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा गया कौन सी डेट को इसको असेंट मिली थी, और इसके अंदर जो हमारी कमीशंस बनाई जाती है उनकी क्या क्या मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन है। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड अगला टॉपिक हमारे पास है जी एजुकेशनल साइकोलॉजी का। अब ये टॉपिक कॉमर्स से जुड़ा हुआ तो नहीं है, बट इससे भी कुछ सवाल आपके पेपर टू कॉमर्स में जरूर पूछे जाएंगे। बेसिक एजुकेशनल साइकोलॉजी को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। अडोलेसेंट लर्नर्स जिनको आप पढ़ाने वाले हो उनके बारे में पूछा जाएगा कि उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मेंटल हेल्थ, इमोशनल इंटेलिजेंस, टीचिंग मॉडल्स, कोऑपरेटिव लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं प्यारे दोस्तों जो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। और अगर आप सवालों को देखते हैं तो कुछ ऐसे सवाल पूछे गए, कुछ तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, बट कुछ कुछ सवालों में आपकी जो अलग अलग थ्योरीज है, मॉडल्स है टीचिंग से जुड़े हुए, उन पे भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो आपको ये सारे मॉडल्स वगैरह जो है वो भी कवर अप करके जाने होंगे। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो जी आरपीएससी कॉमर्स लेक्चरर की, तो उसका कोर्स एवर स्टडी क्लासेस ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी ऐप के ऊपर। तो ये कोर्स की सारी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे जाके मिल जाएंगी। इस कोर्स में आपको डिटेल क्लासेस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, और प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, एक बार हमारी वेबसाइट पे ले जाकर आपको इस कोर्स की झलक भी दिखला देता हूँ। तो एवर स्टडी क्लासेस की आप वेबसाइट विजिट करेंगे या फिर ऐप पे जाएंगे तो वहां पे आपको हमारे डिफरेंट कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी। आप स्क्रॉल करके हमारे पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के कोर्सेज पे आएंगे तो आपको सबसे पहले ये फुल कोर्स आरपीएससी स्कूल लेक्चरर कॉमर्स देखने को मिल जाएगा। और इस कोर्स के अंदर आपकी जो भी जानकारी है, जो भी डिटेल्स हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप स्क्रॉल करके सारी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं, यहीं से परचेज भी कर सकते हैं। अभी इस पे 40% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आफ्टर डिस्काउंट 3999 का आप इसे परचेज यहाँ पे कर सकते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, यहाँ पे इसका जो कवरेज है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अंदर आपका जो कॉमर्स पेपर 2 वाला पार्ट है वो आपको कवर किया हुआ मिलेगा। पेपर 1 जो जनरल स्टडीज है वो इसके अंदर यहाँ पे हम कवर अप नहीं करेंगे। एंड इसके साथ साथ आप नीचे आकर इसे प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। नीचे जो आई बटन बना हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रीव्यू खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से कवरेज रहने वाला है, किस हिसाब से वीडियोस रहेंगे, किस तरीके से आपके नोट्स रहेंगे, किस तरीके से सारा कवरेज रहेगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। शुरू के कुछ लेक्चर्स आपके लिए अनलॉक्ड है जिनको आप डेमो की फॉर्म में चेकआउट कर सकते हो। तो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं जी इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है वो भी हम कवर अप करवाने वाले हैं, उसका भी अलग से मॉड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही प्यारे दोस्तों, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके अंदर ऑलरेडी 80 to 90% कंटेंट हमने अपलोड कर दिया है। एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, इसके अंदर अभी कुछ समय लगेगा। इसके अंदर अभी रेगुलरली लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे और कुछ समय में ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारा टारगेट है बाय एंड ऑफ दिस मंथ हम इसे मोस्टली कंप्लीट कर ले। एंड बाकी सब में आपको काफी सारा कंटेंट ऑलरेडी दिखने ही वाला है। परचेज करने के लिए आप क्लिक करेंगे जी बाय नाउ के ऊपर। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कोर्स का पेमेंट पेज दिखेगा। आप अपनी डिटेल्स एंटर कीजिए, पे बटन पे क्लिक कीजिए और फिर आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ऑटोमेटिकली आपको कोर्स का एक्सेस जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा आरपीएससी स्कूल लेक्चरर कॉमर्स के सिलेबस के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो पूरा सिलेबस है यहाँ पे उसको थोड़ा सा और समझने में आसानी यहाँ पे जरूर हुई होगी, क्योंकि मैंने आपको पूरा सिलेबस के टॉपिक्स को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके बताया और साथ ही ये भी नजर लगवाई कि कैसे कैसे प्रीवियस ईयर के सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अभी आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी और अच्छे से आप अपना जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आरपीएससी कॉमर्स लेक्चरर के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके ऊपर भी कुछ डिस्कशन करें और एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस करें, तो आप हमें जरूर बता सकते हैं। इसके ऊपर हम फर्दर फ्यूचर में प्लानिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए सेशन में इतना ही जी, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।